दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपी आरवीएनएल के लिए स्पेशल हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और 25 प्रश्न इस सीरीज में दिए जाते हैं। अभी तक 11 सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं और आज की ये अपनी सीरीज नंबर 12 है। इसमें भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक प्रश्न का आपको कारण सहित हम उत्तर बताएंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे और हम ये समझेंगे कि इसका उत्तर ये कैसे आया। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि प्रीवियस 11 क्लासेज आपने नहीं देखी, 11 वीडियो आपने नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन 11 वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। प्रत्येक में 25-25 प्रश्न वहाँ भी है। आज ये अपने इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो विस्तार से न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हेक्साडेसिमल की कोई संख्या है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आएगा 1642 3A2। ये हेक्साडेसिमल की संख्या थी, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना कैसे आया वो मैं बताता हूँ। देखिए सीधे सीधे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में आप यदि कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद में इसी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए फिर से, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। ऐसे में क्वेश्चन अपना कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन के गलत होने के कोई चांसेज नहीं होंगे यदि आप ऐसा करते हैं। हम आपको डिटेल से बता देते हैं। सबसे पहले देखो संख्या थी 3A2, तो इनका सबसे पहले आप बाइनरी लिख लीजिए। सबसे पहले क्या बनता है, तो 3 का बाइनरी आता है 11, ए को वैसे हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 का बाइनरी होता है 10-10, 2 का बाइनरी होता है 10, यानी 3A2। तो सबसे पहले इनकी हमने संख्या बना ली। ए को 10 से लिखते हैं तो 3, 10 और 2 था। अब इनकी हमने बाइनरी लिख दी 11, 10-10 और 2 का बनता है 10, इसलिए वो 10 अलग हो गया। तो अब क्या करना होता है, ये ध्यान से देखो कि राइट से लेफ्ट की ओर चलना होता है, लेकिन जब भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाओ तो हमें ये भी याद रखना ज़रूरी होता है कि दाएं से बाईं ओर चलते हमें 4 बिट की संख्या पूरी करना ज़रूरी होता है। अभी जैसे 2 को हमने 10 में कन्वर्ट किया है तो 2 ही बिट हुआ ना, 2 जीरो इसमें अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी और हमें इसको 4 बिट का कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो इसकी संख्या फिर कैसे बनेगी, जब 4-4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0-10 हो जाएगा, ये 0-0-10 और 10-10 ऑलरेडी 4 बिट का है ही। और लास्ट में जो 3 का 11 बना था इसको 4 बिट करने की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट वाले को बीच में या स्टार्टिंग में अगर होता है तो उसका करना ज़रूरी होता है, राइट। तो अब अपने पास ये बन गई बाइनरी, ठीक है। अब इस बाइनरी को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो 3-3 बिट का समूह बनाना पड़ता है। हेक्साडेसिमल में 4-4 का, ऑक्टल में 3-3 का। तो हम इसका 3-3 बिट का समूह बनाएंगे तो पहला बनेगा 0-10 का, फिर बनेगा 100, उसके बाद में बनेगा 110 और लास्ट में ये एक अलग रह गया, यानी 4 ग्रुप बन गए अपने सामने। कौन कौन से, नहीं तो अपने इसमें क्या रहेगा, यहाँ से जब कन्वर्ट, अब इनको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। 10 का आता है 2, 100 का आता है 4, 110 का आता है 6 और 1 का आएगा 1। तो इन सबको अब एक साथ लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित एक कॉइल 5 एम्पीयर की धारा लेती है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए यदि इसका पावर फैक्टर 0.8 हो। अब देखो अपन को यहाँ पर इंडक्टेंस का मान भी नहीं दिया, नहीं तो हम एक्सएल कैलकुलेट कर लेते और जेड कैलकुलेट कर लेते, फिर हो जाता। देखो सबसे पहले जेड कैलकुलेट करेंगे। 240 वोल्ट V/I फॉर्मूला रहेगा इसके लिए और 5 एम्पीयर की धारा है। 240 को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 48 ओम आएगा। तो ये आ गया अपना इम्पीडेंस, राइट। अब इम्पीडेंस जब आ गया तो अपन आर तब निकालें जब एक्सएल हो। एक्सएल के लिए 2πfl चाहिए,
तो 2 पाई f का मान तो है लेकिन l नहीं था, तो ये फॉर्मूला तो गया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला है कि हमें पावर फैक्टर दिया हुआ है, इसका उपयोग कर लेंगे अपन। और पावर फैक्टर के लिए क्या होता है? कोस फाई बराबर r/z, तो इसको अपनाएंगे। यहाँ से देखो कोस फाई का मान दे रखा है, जेड का मान दे रखा है, आर कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कोस थीटा इंटू जेड। जेड कितना आया था? 48। कोस थीटा कितना है? 0.1। 48 को 0.8 से कर दीजिए, आंसर आएगा 38.4 ओम। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का आप भी मिलान जरूर करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 किलोवाट 230 वोल्ट रेटिंग के इमर्सन हीटर में पावर सर्किट के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी? देखो सबसे पहले धारा कैलकुलेट करो, I बराबर P/V होता है। 3000 वाट है और 230 वोल्ट है, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग ये जो आपका आंसर आएगा है, ये आंसर आपका मिलान कर लेना आप, लगभग 13-14 एम्पियर के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये तो करंट हो गई परिपथ की, हमें फ्यूज लगाना है, तो फ्यूज बाहर धारा से कुछ अधिक होता है, और कितना होता है? 1.5 टाइम, 1.5 गुना अधिक होता है फ्यूज सामान्यतः किसी सर्किट में। तो इस धारा को लगभग आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1.5 से गुना कर दीजिए, तो लगभग 21 एम्पियर आएगा। तो 20 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर्याप्त होगा। यानी पहले करंट कैलकुलेट कर लो, उसका 1.5 गुना कर दो, फ्यूज की रेटिंग आ जाएगी। फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है, ये ध्यान रखें। अगला अपना क्वेश्चन है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। एक डायग्राम दिया जहां ए और बी के बीच में हमसे कुल प्रतिरोध पूछा गया। देखो ये ए है और ये बी है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो आर है ना यहाँ वाला, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इस आर के ये देखो दोनों ओर यहाँ पर एक वायर लगी हुई है। भाई ये आर तो शॉर्ट ही हो गया। ये रेजिस्टर जब शॉर्ट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है, यानी ना के बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस जब जीरो हो गया तो डायरेक्टली ये दोनों आर क्या हुए? पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है और ये इनके सीरीज में। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालो। तो आर और आर समान मान के दो प्रतिरोध समांतर में है, R/2 हो जाएगा। इस R/2 के साथ में ये आर श्रेणी क्रम में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? फॉर्मूला बनेगा R/1 प्लस R/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 2R प्लस R, यानी 3R/2। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है 3/2R, ठीक है भाई। यही समझना था। ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो ये दोनों अब पैरेलल में आ गए हैं और ये इनके सीरीज में है। नेक्स्ट फिर एक डायग्राम दिया है और अपन से पूछा है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु C और B के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। एक अपने को है ना त्रिभुज की आकृति में दिया है और एक उनके बीच में भी जोड़ दिया। तो A और C बिंदु देखो यहाँ है, राइट। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस त्रिभुज को सोल्व करना है यहाँ तक का। एक बार इन दोनों भुजाओं को छोड़ दीजिए, ठीक है। इन तीनों का जब आप कैलकुलेट करते हैं तो तीनों 10-10-10 ओम के हैं। जब तीनों समान मान के हो तो किन्हीं भी दो कोणों के बीच में प्रतिरोध का मान 2/3 इंटू आर से होता है, ठीक है। 2/3 इंटू आर। आर कितना है? 10 ओम का, 20/3 उत्तर आएगा। यानी कि हम अब इन दोनों को भूल ही जाएं। ये अपना बन गया एक अब नया सर्किट अपने पास ऐसे। और ये तीनों प्रतिरोध कैसे आ गए? सीरीज में। 10 ओम वाला सीरीज में है और ये आया है अपना 20/3 और ये आया 10। तो 10, 10 और 20/3, ये तीन प्रतिरोध सीरीज में हो गए। तो जोड़ दो, 10/1, 20/3 और 10/1। इन सब का कर दो टोटल, कितना आता है? 30, 20, 30। तो कितना हो गया? 30, 30, 60 और 20, 80। 80/30 ओम आएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन में भी था, ठीक है। 80/30 ओम इसका टोटल आंसर आएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर ठीक उसी सिद्धांत पर कार्य करती है जिस पर ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है।
ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें तो वो एक इंडक्शन मोटर के समान ही होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में रोटर है जो सेकेंडरी वर्क कर रहा होता है और वो शॉर्ट है। रोटर और स्टेटर के बीच में कोई वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर भी चुंबकीय रूप से ही जुड़े होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जुड़ी होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं अपन उसको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की खपत के लिए लैंप कितने समय तक कार्य करेगा। देखो 1 किलोवाट घंटे मतलब हम इसको 1000 वाट घंटे भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही होगी ना, 1000 वाट घंटे। इसका मतलब लैंप की वाटेज हमें यदि पता हो तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर कितना आना चाहिए, 1000। मतलब हमें लैंप की पावर चाहिए, P बराबर V²/R, ये फॉर्मूला होता है, राइट। वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, तो 100 × 100 और प्रतिरोध कितना है 500 ओम। कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे 20 वाट उत्तर आ रहा है, राइट। कितना आ रहा है 20 वाट। लैंप 20 वाट का है और ये कितने समय तक चले ताकि 1000 वाट घंटे का आंसर आ जाए अपना, सिंपल सी बात है 50 घंटे चलेगा, बी उत्तर रहेगा। यानी ये लैंप अपना यदि 50 घंटे चलता है तो 20 वाट का लैंप 1 यूनिट शक्ति खपत करवा देगा 50 घंटे में। अगला क्वेश्चन है कि समांतर अनुनाद परिपथ में एल और सी में बहने वाली धारा का मान क्या होता है। देखो पैरेलल जब रेजोनेंट सर्किट होता है तो अनुनाद का मतलब होता है XL और XC बराबर होना। समांतर में VL और VC ऑलरेडी बराबर होते ही है, समांतर क्रम में वोल्टेज तो पहले से ही समान रहता है। कैपेसिटर और कुंडली दोनों का प्रतिघात भी जब समान हो गया तो धारा का मान भी उनमें क्या चलेगा, एक समान ही चलेगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। दूसरी बात ध्यान से समझ लीजिए आप, रेजोनेंस परिपथ चाहे सीरीज में हो चाहे समांतर में हो, फिर ये तीनों कारक हमेशा बराबर ही आएंगे। यदि सीरीज रेजोनेंट है तब भी VL VC का मान बराबर होगा, XL XC का बराबर होगा और IL IC का मान सीरीज में पहले से बराबर होता ही है। यदि समांतर सर्किट हो तब भी VL VC तो पहले से बराबर है ही, XL XC बराबर होगा, इस वजह से IL IC भी बराबर आएगा। यानी ये तीनों घटक सीरीज और पैरेलल दोनों में समान होंगे जब परिपथ रेजोनेंट होगा, अनुनाद होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऊर्जा मापी की डिस्क 1 यूनिट के लिए 1500 चक्कर काटती है, यानी नियतांक बोल सकते हैं 1500 चक्कर प्रति kWh इसका स्थिरांक है। एक चक्कर पर दर्शाई गई ऊर्जा का मान कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, 1500 चक्कर के लिए कितना है 1 किलोवाट घंटे। भाई मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1000 वाट घंटे, और ऐसे ना लिखें तो हम इसको 1000 × 60 और वाट मिनट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे मैंने किया क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो वाट मिनट में ही हैं, इसलिए हमें भी इस ऊर्जा को क्या करना होगा, वाट मिनट में ही कन्वर्ट करना होगा। यानी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यानी 1500 चक्कर में वो 1000 × 60 वाट मिनट शक्ति खपत कराता है, तो फिर एक चक्कर में कितना होगा, 1500 का भाग दे दो। जब हम इसको 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना 2500 के 100, 40 वाट मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में अधिकतम दक्षता कब होती है। देखो 3 स्टेटमेंट याद रखना इसके बारे में। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आपको 3 अलग अलग तरह से इसके आंसर याद रहें। परिवर्तित हानियाँ माइनस स्थिर हानियाँ, उत्तर आएगा 0। क्यों, क्योंकि जब परिवर्तित हानि स्थिर हानियों के बराबर होती है तब दक्षता अधिकतम होती है। दोनों हानियाँ जब बराबर है तो इनमें से माइनस करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा ना। दूसरी बात, परिवर्तित हानियाँ और स्थिर हानियों में जब भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा, क्योंकि मान बराबर है। भाई एक यदि 500 वाट है तो दूसरी भी तो 500 वाट ही है ना, तो 500/500 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। इसका मतलब उपरोक्त सभी विकल्प सही है। 3 अलग अलग तरीके से उत्तर याद रखिएगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब भार बढ़ता है तो डीसी शंट मोटर की गति, देखो वैसे तो शंट मोटर स्थिर स्पीड मोटर है, लेकिन फिर भी गति रेगुलेशन उत्तम है इस मोटर का, लेकिन गति परिवर्तन जरूर होता है, होता बहुत कम है सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए इसको नियत गति वाली मोटर की श्रेणी में डाल दिया। लेकिन स्लाइटली परिवर्तन आते हैं, स्लाइटली का मतलब होता है बहुत कम, जब भार बढ़ेगा तो गति कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यानी सीधा अपन ये नहीं कहेंगे बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कुछ कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इकाई पावर फैक्टर वाला भार कौन सा है, घरेलू भार कौन सा है। देखो पंखा, मिक्सर और ट्यूबलाइट ये नहीं हो सकते, फिलामेंट लैंप है। अब देखो इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये है कि जब भी कहीं पर फिलामेंट लैंप यानी तंतु लैंप अपने को ऑप्शन देता है तो आपको उद्दीप्त लैंप ही समझना है, इनकेंडिसेंट लैंप के बारे में ही ध्यान देना होगा। हालांकि फिलामेंट तो सोडियम वेपर लैंप में भी है, ट्यूबलाइट में भी है, लेकिन इनको कभी फिलामेंट लैंप नहीं बोलते। फिलामेंट लैंप शब्द का मतलब उद्दीप्त लैंप से ही होता है, इसलिए उद्दीप्त लैंप जो है इसका पावर फैक्टर इकाई माना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि पावर फैक्टर उच्च हो तो उपभोक्ता की अधिकतम केवीए मांग घटेगी, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो केवीए में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि किलोवाट कैलकुलेशन करते हैं और केवीए इंटू कोस फाई जो है ना ये होता है किलोवाट। जब पावर फैक्टर डाउन आएगा ना तो इस किलोवाट को मेंटेन करने के लिए केवीए बढ़ जाता है, तभी तो उत्तर बराबर आएगा ना। भी पावर फैक्टर 0.9 से यदि 0.8 हो जाता है तो ये केवीए को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यदि पावर फैक्टर सुधरता है तो केवीए डिमांड उल्टा कम हो जाती है उसी किलोवाट के लिए। पावर तो हमें एक रिक्वायर्ड पावर होती है कि इतने किलोवाट मेंटेन रखना है, तो फिर पावर फैक्टर बढ़ेगा तो केवीए मांग जो है वो कम हो जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है औद्योगिक भार का लोड प्राय कैसा होता है। देखो फैक्ट्री या इंडस्ट्री का लोड हमेशा लैगिंग माना जाता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली मोटरें ही देखने को मिलती है और फर्नेस भी है तो इंडक्शन भट्टियाँ होती है, प्रेरणिक लोड माना जाता है, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सोर्स के द्वारा भार को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित की जाती है तो दक्षता कितनी होती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि जब लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर होता है तो कोई भी स्रोत उस भार को अधिकतम शक्ति प्रदान करता है और इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहा जाता है। लेकिन याद रखें जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की जाती है दक्षता उस समय आधी होती है, हमेशा 50% दक्षता होती है। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीखने को ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में चार्ज की स्थिति जांचने का सर्वोत्तम लक्षण कौन सा है। देखो सबसे उत्तम पूछ रहा है, ये नहीं कि कौन कौन से लक्षण है, लक्षण तो कई तरीके से है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भाई आउटपुट वोल्टेज से भी पता कर सकते हैं, विशिष्ट गुरुत्व से भी पता कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी पता लग जाता है। और अपन से पूछ रहा है कि बेटर कौन है। बेटर होता है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हाइड्रोमीटर से जिसका हम मापन करते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है परफेक्ट बैटरी की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 घंटे 45 मिनट तक लगातार 20 एम्पियर धारा प्रदान करने वाली एक बैटरी की क्षमता क्या होगी। बैटरी की क्षमता एम्पियर इंटू घंटे में करना है ना, ठीक है। देखो 20 एम्पियर भार है और घंटे देखिए 2 घंटे तो सीधा सीधा दे रखा है, 45 मिनट दे रखा है, तो 45 मिनट को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आएगा 3/4, राइट। तो इसको 3/4 और लिख लीजिएगा, ठीक है। और 3/4 जब अपने इसको लिखेंगे तो 3/4 ना बोल करके हम इसको क्या बोल सकते हैं फिर 20 इंटू 3/4 का मतलब कितना हो गया कि यदि आप इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं तो ये आएगा आपका 60/4, ठीक है। और हम इसको 20 एम्पियर और 45 मिनट को 3/4 के हिसाब से यदि देखें तो 0.75 भी बनता है, तो 2.75 अपने इसकी रख सकते हैं, ठीक है। और 2.75 से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर कितना आएगा बी 55 एम्पियर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रिया के लिए 90 जूल कार्य की आवश्यकता है ताकि सेल के दोनों सिरों के बीच 15 कूलाम का आवेश हो। सेल का पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
विभवांतर किसे कहते हैं कि किसी कार्य को अपन जो आवेश है उसको अनंत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, आवेश को इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो इसके लिए होता है वर्क बटे चार्ज, यानी कार्य तो 90 जूल की आवश्यकता है, कूलाम कितना बने 15, तो ये कितना आएगा अपना 6 वोल्ट। कितने की है? 6 वोल्ट की है, सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल संयंत्र में जो कंडेंसर होता है इसमें किस में से उत्सर्जित भाप को ये संघनित करता है? संघनित करने का मतलब होता है जो स्टीम होती है उसको ठंडा करता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो कंडेंसर में भाप जो होती है वो टरबाइन से आती है, यानी टरबाइन में जब एग्जॉस्ट हो जाती है, वर्क करवा देती है, उसके बाद में इस कंडेंसर में आती है वो स्टीम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मापक उपकरण सप्लाई फ्रीक्वेंसी में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा? देखो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक तो एसी में ही प्रभावित करेगी, इंडक्शन टाइप मीटर आएगा नो डाउट। और मूविंग कॉयल तो वैसे ही केवल डीसी पे ही लगेगा, और हॉट वायर एसी डीसी दोनों पर लगता है। जो उपकरण एसी डीसी दोनों पर वर्क कर सकते हैं ना, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। तो वो इंडक्शन मीटर है, केवल एसी पर ही वर्क कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी से बहुत प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉप कमांड देने के लिए सामान्यतः एक पुश बटन में क्या होता है? देखो स्टॉप कमांड देने वाला बटन हमेशा एनसी होता है, क्योंकि सर्किट कंटिन्यू जा रहा है, इसका काम है सर्किट को तोड़ना, एनओ कर देता है ये, है ना। तो ए होगा, एनसी कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होता है, सामान्यतः बंद संपर्क होता है, हम प्रेस करते ही ये एनओ बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैद्युतिक दबाव भी कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर वोल्टेज को ही तो बोलते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स यानी दबाव, तो वोल्टेज का ही दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर सामान्यतः किस लिए डिजाइन होते हैं? एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं, स्थिर फ्रीक्वेंसी, निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ईएमएफ उत्पन्न करना अल्टरनेटर का सबसे पहला उद्देश्य होता है, क्योंकि बाहर में फ्रीक्वेंसी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 इनपुट वाले एंड गेट से कितने उच्चतम आउटपुट प्राप्त हो सकते हैं? अधिकतम आउटपुट की संख्या नहीं पूछ रहा है, ये यूँ पूछ रहा है कि आउटपुट इकाई कितने प्राप्त हो जाते हैं। देखो अगर टोटल पूछ लेता तो 8 मिलते हैं, ठीक है, उच्चतम इनमें से एक ही मिलेगा, न्यूनतम कितने होंगे? 7, यानी 0 कितनी बार मिलेगा? 7 बार मिलेगा। और हाई सिग्नल 1 कितनी बार मिलेगा? 1 ही बार मिलेगा। और टोटल आउटपुट कितने प्राप्त हो सकते हैं? संभावना कितनी है? 8 संभावना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों दिया? देखो कितना इजी क्वेश्चन भी है। ये चारों शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, इसलिए क्या ये सवाल मैंने इसमें डाल दिया है। ये शब्द ही ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी, राइट। देखो ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है बुकोलज रिले, ये ध्यान रखना, बुकोलज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल ट्रांसफॉर्मर में लगती है और कहीं उपयोग नहीं होता, जबकि अंडर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड रिले ये सब जगह होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर से कोगिंग और क्राउलिंग 2 शब्द याद रखना। सिंक्रोनस मोटर से संबंधित वी कर्व है, सिंक्रोनस जनरेटर से संबंधित हंटिंग है। तो ये तो चारों ही सुमेलित है, इनमें से तो कोई भी गलत नहीं है, राइट, डी कर देंगे, कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।